नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं, एक बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं। जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, आज आप लोगों को हम क्या पढ़ाने वाले हैं, मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन से बनने वाले उन सारे प्रश्नों के संग्रह को लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो। और आज हम आप लोगों को क्या बताने वाले हैं, औरंगजेब से संबंधित उस महत्वपूर्ण तथ्य को बताने वाले हैं, उस महत्वपूर्ण चैप्टर को बताने वाले हैं जहां से मुगल साम्राज्य का जो है पतन चालू हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि मुगल साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था है छिन्न भिन्न होती चली जाती है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, मुगल साम्राज्य का जो है पतन चालू होता है। तो प्यारे साथियों, आइए हम इसको अपने समय को ना बर्बाद करते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण क्या है और औरंगजेब के कितने पुत्र थे, उससे क्या क्या इसमें दिक्कतें आई जो धीरे धीरे जो है मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। आइए इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और देखेंगे। सर्वप्रथम प्यारे साथियों ये देखेंगे कि औरंगजेब के कितने पुत्र थे। जी हाँ, औरंगजेब के पुत्रों के बारे में जानेंगे, तत्पश्चात हम इसके आगे चलने के काम करेंगे। तो दोस्तों, ये औरंगजेब के कितने पुत्र थे, तो औरंगजेब के 3 पुत्र थे। कौन कौन थे? मुअज्जम, जी हाँ, मुअज्जम था, मुअज्जम, आजम, जी हाँ, मुअज्जम, आजम, और तीसरे जो पुत्र का नाम था क्या था? कामबख्श था। जी हाँ, क्या नाम था? कामबख्श, रामबख्श लिखा जा रहा है, कामबख्श था। इन तीनों पुत्रों का नाम प्यारे साथियों थोड़ा ध्यान में रखिएगा ताकि यहाँ से प्रश्न बने तो आप उन सारे प्रश्नों को कर पाए। तो आप समझे होंगे कि औरंगजेब के कितने पुत्र थे, तो औरंगजेब के 3 पुत्र थे। एक का नाम मुअज्जम था, दूसरे का नाम आजम था और तीसरे पुत्र का नाम क्या था? कामबख्श था। जी हाँ, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो उत्तराधिकार का युद्ध ना हो इसके लिए औरंगजेब ने एक तरकीब सोची थी और आप लोगों ने शायद है उसका नाम सुना होगा, वसीयतनामा, जो कि आज भी ये चलता है वसीयतनामा। इसने क्या किया था औरंगजेब ने कि हमारे पुत्रों के बीच में आपसी विवाद ना हो किसी बंटवारे को लेकर, तो अपनी मृत्यु से पहले औरंगजेब ने वसीयतनामा लिखा था। क्या लिखा था प्यारे साथियों? अपने सारे पुत्रों के बीच में जो उसकी जितनी भी औराजी, जितनी भी जगह थी, जितनी भी संपत्ति थी, उसको वो अपने जिंदा ही पूरे सूबे में बांट दिया था ताकि उनके पुत्रों के बीच में किसी भी प्रकार से उत्तराधिकार को लेकर के विवाद ना हो। तो आइए जानते हैं कि बड़े पुत्र और छोटे पुत्रों को कितना कितना सूबा मिला था और उसके बाद में कैसे उत्तराधिकार का युद्ध हो जाता है और कैसे इसके विघटन का कारण प्रारंभ हो जाता है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो औरंगजेब ने क्या लिखा था प्यारे साथियों? जी हाँ, वसीयत नामा लिखा था। वसीयतनामा, वसीयत क्या किया था इसको जानेंगे। वसीयत, इसमें उसने ये लिखा था, जो औरंगजेब का बड़ा पुत्र था जिसका नाम क्या था प्यारे साथियों? उसका नाम मुअज्जम था। मुअज्जम, जी हाँ, क्या नाम था? मुअज्जम। इसने वसीयत में औरंगजेब ने ये लिखा था कि हमारे जो बड़ा पुत्र है उसका नाम क्या रखा गया था? अब मुअज्जम, और मुअज्जम को क्या कितना मिले? 12 सूबा मिले। जी हाँ, 12 सूबा मिले और इसकी जो राजधानी हो वह दिल्ली हो। जी हाँ, पहली बात तो इसको 12 सूबा मिले और दूसरी क्या थी, जो इसकी राजधानी थी वो कहाँ होना चाहिए? दिल्ली होना चाहिए। जी हाँ, कहाँ होना चाहिए? तो याद रखना, ये अपने वसीयत में लिखा था कि मेरा जो बड़ा पुत्र मुअज्जम है इसको 12 सूबा मिलेगा और इसकी जो राजधानी होगी दिल्ली होगी। और इसका जो दूसरा पुत्र था जिसका नाम क्या था साथियों? आजम। जी हाँ, जिसका नाम क्या था? आजम। आजम को क्या क्या मिले? तो याद रखना, आजम को आगरा का क्षेत्र मिले। जी हाँ, आगरा मिले
मालवा मिले, आगरा मिले, मालवा मिले, दक्कन मिले और गुजरात का क्षेत्र मिले। जी हाँ, कौन सा क्षेत्र मिले? गुजरात का क्षेत्र मिले। इसका मतलब यह है कि मुअज्जम को 12 सूबा मिले जिसकी राजधानी कहाँ हो? दिल्ली हो, और आजम को मिले, आगरा मिले, मालवा मिले और दक्कन और गुजरात का क्षेत्र मिले। और ये आजम के लिए इसने वसीयतनामा में लिखा था। अब इसके आगे चलेंगे, देखेंगे काम बख्श को कौन सा क्षेत्र मिला था, कौन से सूबे उसमें आए थे प्यारे साथियों, उसके बारे में भी जानेंगे। काम बख्श के बारे में जानेंगे, कौन सा था। अब एक बचा है काम बख्श। काम बख्श को क्या मिले? काम बख्श को मिलेगा हैदराबाद। जी हाँ, क्या मिलेगा? हैदराबाद मिलेगा। और दूसरा जो क्षेत्र था वो बीजापुर क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? बीजापुर का क्षेत्र मिले। जी हाँ दोस्तों, इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि मुअज्जम को 12 सूबा मिला था और इसको कौन कौन से? मालवा, गुजरात, दक्कन और उसके बाद में आगरा का क्षेत्र आजम को मिला था। और काम बख्श को कौन सा क्षेत्र मिला था? हैदराबाद मिला था और बीजापुर का क्षेत्र मिला था। प्यारे साथियों, इन सारे पॉइंट को एक एक करके जो है आप कॉपी और पेन लीजिएगा, एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा और आप देखिएगा यहां से यदि प्रश्न बनता है तो 100% है, इस प्रश्नों से बाहर वो जाने वाला नहीं है, वो आपके कदमों में होगा। तो प्यारे साथियों, अब इसके बाद आगे चलते हैं और देखेंगे कि औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हो जाती है प्यारे साथियों, ये सारे सूबों को भूल करके ये आपस में लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। जी हाँ, औरंगजेब की मृत्यु, जी हाँ, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को, जी हाँ, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को कहां पर हो गई थी? अहमदनगर। जी हाँ, अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर। अहमदनगर है कहाँ प्यारे साथियों? अहमदनगर महाराष्ट्र में है। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इनके जो तीनों पुत्र थे, ये तीनों पुत्र में से कोई भी पुत्र इनके पास में नहीं था और सभी अपने अपने रास्ते में अपने आप को, कोई बहादुर की उपाधि धारण कर लेता है, कोई अलग उपाधि धारण कर लेता है। उसके बारे में भी जानेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम कहाँ था। जी हाँ, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम कहाँ था? अफगानिस्तान में। जी हाँ, अफगानिस्तान में था। और किस स्थान पे? जमरुद नामक स्थान पर था। जी हाँ, कहां पर था? जमरुद नामक स्थान पर कौन था? मुअज्जम। मुअज्जम को याद रखिएगा प्यारे साथियों, ये सबसे बड़ा पुत्र था। जी हाँ, औरंगजेब का जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका ही नाम क्या था? मुअज्जम। और मुअज्जम के बाद देखेंगे आजम कहां था? जी हाँ, आजम। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुअज्जम अफगानिस्तान में था और जो आजम था ये अहमदनगर में था, अहमदनगर में था। और इसके बाद तीसरा पुत्र कौन था? काम बख्श। जी हाँ, काम बख्श उस समय कहां पर मौजूद था? तो प्यारे साथियों, काम बख्श की बात करें तो ये बीजापुर में था। कहां पर था साथियों? ये उस समय बीजापुर में था। इन तीनों की स्थिति आप जानिए। औरंगजेब की मृत्यु के समय पूछा जाता है कि मुअज्जम, आजम और काम बख्श के बारे में पूछा जाता है कि मुअज्जम उस समय कहां पर था या आजम उस समय कहां पर था, या तो पूछा जाएगा कि काम बख्श उस समय कहां पर स्थित था। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को होती है और कहां पर होती है? अहमदनगर महाराष्ट्र में होती है। और प्यारे साथियों, अब इसके बीच में युद्ध हो जाता है। क्या होगा अब इसके बाद? स्क्रीनशॉट लेते चले और आप लोग देखिएगा। इसके बाद ही एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम क्या है प्यारे साथियों? उसका नाम है जजाऊ का युद्ध। जी हाँ, कौन सा? जजाऊ। जी हाँ, जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? तो प्यारे साथियों, इस पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा। 18 जून 1707 ईस्वी को कहां पर हुआ था?
इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। जजाऊ का युद्ध 18 जून 1707 को कहां पर हुआ था? आगरा में। जी हां, कहां पर हुआ था? आगरा में हो गया था। क्योंकि इनके जितने पुत्र थे वो सब आपस में टकरा करके मर जाते हैं, और इनका जो एक बड़ा पुत्र था जिसका मैंने अभी नाम बताया है मुअज्जम, मुअज्जम ही बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से विख्यात होता है, और उसे शाह बेखबर भी कहा जाता है। अभी आइएगा, उन सारे पॉइंट को आप देखिएगा। जजाऊ का युद्ध होता है, जैसे इसकी मृत्यु हो जाती है कोई भी वसीयत पर कार्य नहीं करता है, सभी एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। वो उसका राज छीनने की कोशिश करता है, वो उसका राज जो है छीनने की कोशिश करता है। सब एक दूसरे से आपस में लड़ने का कार्य करते हैं, और इसके बाद ही जजाऊ का युद्ध हो जाता है। और यह युद्ध कहां पर होता है? आगरा में होता है। और किसके किसके बीच में होता है प्यारे साथियों? तो याद रखना, यह युद्ध मुअज्जम, जी हां, मुअज्जम तथा आजम के बीच में होता है। मुअज्जम तथा आजम के बीच में होता है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जजाऊ का जो युद्ध है, ये जजाऊ, ये स्थान को नाम याद रखिएगा, ये आगरा में है। ये 2-3 बार पूछा गया कि जजाऊ का युद्ध कहां पर हुआ था, तो याद रखना ये आगरा में है। यह स्थान 18 जून 1707 ईस्वी को हुआ था, और ये मुअज्जम तथा आजम के बीच में हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, आजम घायल हुआ था, और घायल होने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, तथा इसके 2 पुत्र भी मारे जाते हैं। जी हां, तथा आजम के 2 पुत्र भी मारे जाते हैं, और आजम भी घायल होकर मारा जाता है। और विजयी कौन होता है? इस युद्ध में विजयी होता है मुअज्जम होता है। अब इसके बाद एक और युद्ध होता है जिसका नाम है बीजापुर का युद्ध। जी हां, एक और युद्ध होता है जिसका नाम है बीजापुर का युद्ध। जी हां, बीजापुर का युद्ध कब होता है प्यारे साथियों? ये 1709 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच में? अब कौन बचा है? अब बचेगा मुअज्जम बचेगा और कामबख्श बचेगा। जी हां, अब ये बीजापुर का जो युद्ध होता है प्यारे साथियों, ये मुअज्जम, जी हां, ये युद्ध होता है मुअज्जम तथा कामबख्श के बीच में। कामबख्श के बीच में ये युद्ध होता है। और प्यारे साथियों, इसमें भी याद रखना, कामबख्श को भी घायल करके मार देता है, और इसका पुत्र भी मारा जाता है। पहले में क्या मारा गया? आजम मारा गया और उसके पुत्र मारे गए, और दूसरे में कामबख्श और उसके पुत्र मारे जाते हैं। और अब कौन विजयी हो जाता है? तो याद रखना, यही बहादुर शाह जो है, जिसे बहादुर शाह प्रथम कहा जाता है, और यही विजयी हो जाता है प्यारे साथियों। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इसे शाह बेखबर कहा जाता है। जी हां, किसे? मुअज्जम को ही शाह बेखबर कहते हैं। शाह बेखबर। और याद रखना, शाह बेखबर किसने कहा था, और किसने कहा था, उसका नाम क्या है? तो याद रखना, खपी खां ने कहा था। खपी खां ने कहा था। किसको कहा था? शाह बेखबर को कहा था। और शाह बेखबर किसको कहा जाता है? मुअज्जम। अगर मुअज्जम आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो याद रखना, बहादुर शाह प्रथम। जी हां, बहादुर शाह प्रथम किसको कहा जाता है? मुअज्जम को ही बहादुर शाह प्रथम कहा जाता है प्यारे साथियों। आई होप कि आप लोग यहां तक मेरी बात को समझ पाए होंगे। अब इसी के आगे चलते हैं कि बहादुर शाह के कौन कौन से ऐसे पुत्र हुए थे और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, उन पॉइंट को थोड़ा से और देखिएगा, और देखिएगा कि इनके विघटन का कारण क्या है। उन पॉइंट को थोड़ा देखिएगा ताकि एग्जाम में यहां से प्रश्न बने तो आप उन सारे प्रश्नों को एक एक करके पूरी तरह से कर पाओ साथियों। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि बहादुर शाह प्रथम जो गद्दी पर बैठा था मुअज्जम, जी हां, मुअज्जम के कौन कौन से पुत्र होते हैं। तो अब देखिएगा, बहादुर शाह प्रथम, जी हां, बहादुर शाह प्रथम
इसी को किसको कहा गया है? मुअज्जम को ही कहा गया है, मुअज्जम। जी हाँ, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी बहादुर शाह प्रथम ना दे करके मुअज्जम देता है और कभी कभी मुअज्जम ना दे करके बहादुर शाह प्रथम को दे देता है। तो इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। इनके जो पुत्र थे, इनके कितने पुत्र थे प्यारे साथियों? इनके 4 पुत्र हुए थे। जी हाँ, कौन था? एक का नाम तो जहांदार शाह था। क्या नाम था? जहांदार शाह। जी हाँ, एक का नाम जहांदार शाह था और दूसरे का नाम अजीम उस्सान था। क्या नाम था? अजीम उस्सान था, अजीम उस्सान। और तीसरे जो पुत्र था इसका क्या नाम था साथियों? रफी उस्सान। क्या नाम था इसका? रफी उस्सान था। और तीसरे का नाम क्या था? रफी उस्सान। और तीसरे पुत्र का नाम क्या था? जहान शाह। जी हाँ, जहान शाह था प्यारे साथियों। ये 4 पुत्र थे। किसके 4 पुत्र थे? बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम औरंगजेब का ये लड़का था। और इस लड़के ने अपने 2 भाइयों को मार देता है और गद्दी प्राप्त कर लेता है प्यारे साथियों। और लास्ट में बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र होते हैं। एक का नाम जहांदार शाह था, दूसरे का नाम अजीम उस्सान था, तीसरे का नाम रफी उस्सान था और चौथे का नाम जहान शाह था प्यारे साथियों। इन सारे पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा और आपको यकीन दिलाता हूं कि औरंगजेब से के विघटन के चैप्टर से उठने वाले जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आप एक एक करके पूरी तरह कर पाएंगे। बस आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप लोग इस क्लास के वीडियो को जो है लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो प्यारे छात्र अभी चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारी ऊर्जा आप लोगों के लिए प्यारे साथियों हमेशा बनी रहे, निरंतर। और मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जैसे औरंगजेब के समय उत्तराधिकार का युद्ध के लिए एक दूसरे को मार डाला था, सेम टू सेम वही कंडीशन बहादुर शाह जफर के पुत्रों के बीच में भी होता है। इनके बीच भी उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर जो है आपस में घमासान हो जाता है प्यारे साथियों। और इसमें सबसे जो बुद्धिमान लड़का इनका निकलता है जहांदार शाह। जी हाँ, जहांदार शाह इसके बाद गद्दी पर बैठता है। अब अगले नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे, जहांदार शाह के बारे में बताएंगे कि जहांदार शाह गद्दी पर बैठता है, फिर उसके बाद कौन बैठता है, ऐसे करके जितने भी मुगल साम्राज्य में आते हैं उनका एक सीरियल क्रम आपको बताएंगे। जैसा कि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, जो लोग जा करके पीछे वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया जा करके मुगल साम्राज्य के बारे में देखेंगे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आलमगीर, शाह आलम, ये सब इन्हें एक एक पॉइंट मैंने डाल रखा है और आप लोग जा करके इन सारे वीडियो को लुत्फ उठा सकते हैं, पूरी आनंद के साथ देख सकते हैं प्यारे साथियों। और मेहनत करते रहिए, निरंतर अपने प्रयास में लगे रहिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए अपनी दिलतोड़ मेहनत करते रहिए और पसीने की तरह तार तार करते रहिए। मंजिल आपके सामने मत्था टेक देगी, घुटने टेक देगी जिस दिन आपने जिद कर लिया। और याद रखना, जिद्दी आदमियों ने इतिहास रचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ बच्चे कुछ अधूरे रास्ते पर पहुंच करके और जैसे ही उनको मंजिल मिलने वाली होती है प्यारे साथियों, बेचारे हौसले हार करके और सीधा दम तोड़ देते हैं और सीधा अपने घर में वापस आ जाते हैं। मैं उन सारे साथियों से कहना चाहूंगा जो बच्चे आज भी अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखे हैं, वह अपने हौसले को ना हारे। मंजिल एक दिन अपने आप उनके कदमों में मत्था टेक देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्यारे साथियों, इसके आगे की क्लास को कल हम बताएंगे और आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।